ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। आज के इस एपिसोड में हमारे चर्चा का विषय होगा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी, साथ ही यह श्रृंखला आप सभी के लिए बेहद उपयोगी भी सिद्ध हो रही होगी, है ना। आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में जो कुछ शुरू के प्रश्न हैं वो इजी होंगे, उसके बाद थोड़े से प्रश्नों का स्तर मॉडरेट होगा और अंतिम में 5 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके यूपीएससी में कई बार पूछे भी गए हैं और स्तर थोड़ा ऊंचा होगा, है ना। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। हमारा विकल्प है 19 जुलाई 1905 को, विकल्प बी 20 जुलाई 1905 को, विकल्प सी 16 अक्टूबर 1905 को और विकल्प डी 7 अगस्त 1905 को। हमारा जवाब होगा विकल्प ए 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। यहाँ पे एक थोड़ा सा विवाद का विषय रहेगा कि बहुत सारे पुस्तकों में डेट 20 जुलाई 1905 भी आपको मिलेंगे, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि आपका जो बिहार पीसीएस है और यूपी पीसीएस इन दोनों ने इस प्रश्नों के जवाब को 19 जुलाई 1905 को माना है और ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस सवाल का जवाब होगा 19 जुलाई 1905 को। ध्यान देने की बात है कि घोषणा की बात की गई है, लागू होने की बात नहीं की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी लॉर्ड कैनिंग, विकल्प सी लॉर्ड मिंटो और विकल्प डी लॉर्ड रिपन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। अभी हमने ऊपर ही देखा कि इसकी जो घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। लागू करने की बात आएगी कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी उसे लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान देंगे कि लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर है और जो घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। जुलाई में घोषणा हुई और अक्टूबर में इम्प्लीमेंट किया गया, है ना। बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1905। बात कर लेते हैं यदि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की, तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1862। और ये भी बता देते हैं कि बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया, ये भी सवाल बनेंगे। तो याद रखिएगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, है ना। अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल हालांकि वो आएंगे। तीसरा सवाल है हमारा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। घुमा के सवाल पूछा गया है ना, लेकिन इसका जवाब भी अलग होगा। विकल्प ए एच रिजले, विकल्प बी ए टी अरुंडले, विकल्प सी सर एंड्रयूज फ्रेजर और विकल्प डी लॉर्ड कर्जन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज हेडरसन लिथ फ्रेजर पूरा नाम है इनका, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, उस योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, है ना। याद रखिएगा बंगाल का विभाजन जो हुआ था उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यानी गवर्नर के नीचे वाले जो पोस्ट पे थे वो थे भाई सर एंड्रयू फ्रेजर, है ना। अगला सवाल देखते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है। विकल्प ए 20 जुलाई 1905, विकल्प बी 7 अगस्त 1905, विकल्प सी 16 अक्टूबर 1905 और विकल्प डी 7 नवंबर 1905। इस सवाल का जवाब होगा 7 अगस्त 1905 को। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी।
जिसके उपरांत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में, ये डेट याद रखेंगे, 7 अगस्त 1905 को कहाँ पर, तो कोलकाता के टाउन हॉल में, है ना, कोलकाता के टाउन हॉल में, ये जगह के साथ याद रखेंगे आप लोग। टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। आपको पता है स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसमें बहिष्कार को भी लागू किया गया था, है ना। तो बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया था। आप सभी को बता दूं कि बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विकल्प है हमारा, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी, है ना, आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। विकल्प बी, बंगाल का विभाजन हुआ था। विकल्प सी, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। और विकल्प डी है हमारा, लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905। ये डेट आपको पता होगा कि इसी दिन बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू हो गया था। घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। विकल्प ए है हड़प नीति, विकल्प बी बंगाल का विभाजन, विकल्प सी स्थायी बंदोबस्त और विकल्प डी सहायक संधि। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बंगाल का विभाजन। बेसिकली ये डेट से पूछा गया है क्योंकि पता है आपको बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। हड़प नीति कब आई थी, 1856, है ना, 1848 से 56 के बीच में। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 में। और सहायक संधि जो है वो कब लागू हुआ था, तो 1798 के आसपास। हड़प नीति को लागू करने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि सहायक संधि की बात की जाए तो लॉर्ड वेलेजली, है ना, लॉर्ड वेलेजली। तो इस तरह से आप डेट में देखेंगे तो सबसे बाद में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन, क्योंकि पहली घटना तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले हो गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद सहायक संधि 1798 के आसपास हुई। तो सबसे पहले सी, फिर डी, उसके बाद कौन हुआ, फिर हो जाएगा हड़प नीति यानी ए, और फिर लास्ट में हमारा हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 में। तो सवाल इस तरह से पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। विकल्प ए है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, विकल्प बी स्वदेशी आंदोलन, विकल्प सी भारत छोड़ो आंदोलन और विकल्प डी असहयोग आंदोलन। इस सवाल का जवाब आई होप कि आप सभी ने चूज कर लिया होगा, विकल्प बी स्वदेशी आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के डेट की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। स्वदेशी आंदोलन की बात की जाए तो 1905 से 6 के बीच में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो 1942 और असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920। तो इस तरह से बंग भंग के बाद जो सबसे पहले शुरू हुआ था आंदोलन वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। इसी के साथ बहिष्कार करने की योजना भी पारित हुई थी, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा विकल्प है ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, विकल्प बी चित्तरंजन दास ने, विकल्प सी आशुतोष मुखर्जी ने और विकल्प डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा,
बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए। विकल्प ए कृष्ण कुमार मित्र ने, विकल्प बी अरविंद घोष ने, विकल्प सी मोतीलाल नेहरू ने और विकल्प डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए कृष्ण कुमार मित्र ने। आप सभी को पता होगा कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम एक बांग्ला पत्रिका थी, बांग्ला पत्रिका, जिसका नाम क्या था? संजीवनी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, संजीवनी। और इसके संपादक कौन थे? संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 को 13 जुलाई 1905 को इस योजना के बारे में, है ना, इस ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में सुझाव सर्वप्रथम इन्होंने दिया। इस सवाल का जवाब हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। डेट से प्रश्न पूछे गए हैं, कब, है ना। विकल्प ए है हमारा 1903 में, विकल्प बी 1901 में, विकल्प सी 1905 में और विकल्प डी 1907 में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में, है ना, ये जगह भी याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किन कारणों से किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। विकल्प ए प्रशासनिक सुविधा के लिए, विकल्प बी हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, विकल्प सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए और विकल्प डी बंगाल के विकास के लिए। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। व्याख्या देख लेते हैं। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य क्या रखा था? प्रशासनिक सुविधा, है ना। बंगाल विभाजन के कारणों में उन्होंने बताया था ब्रिटिश सरकार ने कि भाई प्रशासनिक सुविधा के लिए बंटवारा किया जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा था क्षेत्रफल में, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे बांटा जा रहा है। परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय की बात की जाए तो उस वक्त लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कोलकाता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और ब्रिटिश सरकार के प्रति या विरुद्ध साजिशें रची जाती थी। तो लॉर्ड कर्जन का मानना था कि बंगाल ही एक ऐसा क्षेत्र था उस वक्त जहां से कांग्रेस के लिए सारे नियमों का संचालन होता था, कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके विरुद्ध कई साजिशें रची जाती थी। इसीलिए बंगाल विभाजन का उन्होंने औपचारिक कारण तो यह दिखाया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है बंगाल को, लेकिन आंतरिक कारणों की पड़ताल करें तो फिर आपको ब्रिटिश घिनौनी नीति देखने को मिलेंगे, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? विकल्प ए 1905 में, विकल्प बी 1911 में, विकल्प सी 1947 में और विकल्प डी 1933 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी 1911 में। दिसंबर 1911 डेट याद रखेंगे। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम कौन थे? जॉर्ज पंचम तथा इनकी पत्नी थी महारानी मेरी, है ना, महारानी मेरी। भारत के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। बेसिकली जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी मेरी दिल्ली के भारत आई थी दौरे पे, तो इनके सम्मान के लिए, इनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया।
साथ ही कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी की। तो ये भी याद रखना है कि जिस दिन बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था उसी दिन भारत की राजधानी कोलकाता से हटा करके कहाँ कर दी गई थी, दिल्ली। तो ये भी याद रखना है कि तब से भारत की राजधानी दिल्ली ही है ना। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित भी किया गया था तथा उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया था। पहले बंगाल में उड़ीसा और बिहार एक साथ में थे, है ना, उसी क्षेत्रफल में थे, उसी क्षेत्र में थे। लेकिन जब यह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तभी बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को भी एक नया प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया और 1874 में जो पहले जिस तरह से असम की सीमा थी, सिलहट को, है ना, असम की जो सीमा थी प्राचीन में, उसी सीमा को फिर से बरकरार रखा गया और इसके साथ में एक सिलहट क्षेत्र था जिसमें सिलहट को जोड़ दिया गया असम में। तो 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है इस प्रश्न में। पहला प्रश्न कि बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया, या ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो डेट याद रखेंगे 12 दिसंबर 1911 को। कौन किया था, तो जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी मेरी जब भारत दौरे पे आई थी तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। साथ ही कोलकाता की जगह भारत की राजधानी दिल्ली भी हस्तांतरित कर दी गई। इसके साथ साथ बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। साथ ही असम को भी बंगाल के क्षेत्र से अलग कर उसमें सिलहट के साथ शामिल कर एक असम को क्षेत्र बना दिया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। विकल्प ए है हमारा बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन, विकल्प बी होम रूल आंदोलन, विकल्प सी असहयोग आंदोलन और विकल्प डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में ही संघर्ष के रूप में अपनाए गए रास्तों में से थे, है ना। जो विधि अपनाई गई थी संघर्ष के लिए वो क्या था, स्वदेशी और बहिष्कार। बंगाल विभाजन कब किया गया था और बंगाल विभाजन कब से लागू हुआ, ये दोनों डेट आप सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। विकल्प ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, विकल्प बी लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, विकल्प सी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी तथा निर्वासन और पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, विकल्प डी चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। आप सभी को पता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा, तत्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन होगा। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। इंपॉर्टेंट सवाल होगा। विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक ने, विकल्प बी अजीत सिंह ने, विकल्प सी लाला लाजपत राय ने और विकल्प डी सैयद हैदर रजा ने। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी सैयद हैदर रजा ने। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर मुंबई और पुणे में उन्होंने प्रचार किया। मुंबई और पुणे में किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने। जबकि अजीत सिंह की बात की जाए तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ये दोनों मिलकर के पंजाब और यूपी, है ना, में इन्होंने प्रचार किया। और सैयद हैदर रजा की बात की जाए तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार जोरों से कहाँ किया था, दिल्ली के क्षेत्र में किया था। बात कर लेते हैं मद्रास में। तो मद्रास में करने वाले थे चिदम्बरम पिल्लई, है ना, वो भी याद रखिए और क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा भी जाता है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो चिदम्बरम पिल्ले। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था, है ना, अप्रभावित रहा था। ए महिलाएं, कृषक, मुस्लिम, बुद्धिजीवी।
तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और वो बिल्कुल अलग रहे थे इससे। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 2 और 3, कृषक और मुस्लिम। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने कुछ समिति भी स्थापित हुई थी, वो देख लेते हैं। अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार भी किया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी इसमें महिलाएं सक्रिय रूप से भाग ली थी, किंतु किसान और बहुत से मुस्लिम समुदाय है ना स्वदेशी और बहिष्कार का जो आंदोलन था इससे अपने आप को अलग रखे थे। तो इस प्रकार हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी 2 और 3, क्योंकि महिलाओं ने तो पार्टिसिपेट किया था और बहुत जोर शोर से उन्होंने किया था। बुद्धिजीवी वर्ग भी इस आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन कृषक और मुस्लिम ये दोनों इस आंदोलन से अलग रखे थे अपने आप को। इस तरह से हमारा सवाल क्या हो जाएगा, जवाब 2 और 3, विकल्प सी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? विकल्प ए स्वदेशी आंदोलन, विकल्प बी चंपारण सत्याग्रह, विकल्प सी रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन और विकल्प डी असहयोग आंदोलन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था, तो इसी दिन पूरे बंगाल में शोक विजय के रूप में है ना, शोक दिन के रूप में मनाया गया था। घरों में, कई घरों में चूल्हे नहीं जले थे और कोलकाता में हड़ताल की भी घोषणा की गई थी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम का गीत गाते हुए उन्होंने इस घोषणा या इस बंगाल विभाजन के निर्णय का विरोध किया। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी तथा यह जनता के लिए कि बंगाल को बांटकर जो अंग्रेज उनकी एकता में दरार पैदा कर रहे हैं ना, उसे हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसमें जो गीत गाया गया था वो था वंदे मातरम। तो इसीलिए ये सवाल पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। तो शीर्षक गीत किस आंदोलन के दौरान बना था, वंदे मातरम। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। विकल्प ए कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, विकल्प बी स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, विकल्प सी आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए किसान है ना, और विकल्प डी यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो कौन सा इसमें कथन है जो गलत है? तो पहला जो विकल्प है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, तो कुछ विशिष्ट मुसलमान बिल्कुल शामिल हुए थे। दूसरा जो कथन है स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, अभी हमने ऊपर ही देखा कि स्त्रियों ने इसमें तो जोड़ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था है ना। विकल्प सी जो है आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें अधिक शामिल हुए थे वो, तो ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प डी जो हमारा है कि यह बंगाल तक ही सीमित रहा था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा था कि बाल गंगाधर तिलक ने इसे मुंबई तथा पुणे में है ना प्रचार प्रसार किया था। मुंबई और पुणे में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को फैलाया था। बात कर ले अजीत सिंह, तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ये दोनों पंजाब और यूपी में है ना, पंजाब और यूपी में इन दोनों ने इसका प्रचार प्रसार जोरों से किया था। और बात कर लेते दिल्ली में, तो सैयद हैदर रजा ने, जबकि मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने इसका जोरों शोरों से प्रसार किया था। तो इस तरह से विकल्प डी जो है हमारा वो गलत जवाब है, और यही पूछा गया कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंगाल से बाहर भी इसे चलाया गया था। और इसी मुद्दे पर आपको पता है कि कांग्रेस में 2 गुट हो गए थे, गरम दल और नरम दल है ना।
अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेल्सन जुड़े हुए थे, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, इसलिए इसे शामिल किया गया है। जो एक पत्रकार थे ब्रिटिश अंग्रेज, उनका नाम था H.W. नेल्सन, है ना, ये जुड़े हुए थे। विकल्प ए असहयोग आंदोलन से, विकल्प बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, विकल्प सी स्वदेशी आंदोलन से, और विकल्प डी भारत छोड़ो आंदोलन से। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर कुछ पत्रिका निकाली थी, है ना, पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया था, जिसमें मैनचेस्टर, ग्लासगो हेराल्ड तथा दिल्ली क्रॉनिकल, ये 3 हैं, आप याद रखेंगे। मैनचेस्टर, ग्लासगो हेराल्ड और दिल्ली क्रॉनिकल, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? रिपोर्टिंग की थी। ये बेसिकली समाचार है ना, रिपोर्टिंग इन्होंने की थी। किन्होंने? H.W. नेल्सन ने। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम के पुस्तक में संपादित भी किया। तो इस तरह इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? H.W. नेल्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। असहयोग आंदोलन की बात कर ले तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। बात कर लेते हैं विकल्प डी भारत छोड़ो आंदोलन की, तो 1942 में। कई बार इसे क्रम में सजाने के लिए पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, है ना। विकल्प ए श्रीनिवास शास्त्री ने, विकल्प बी सी राजगोपालाचारी ने, विकल्प सी चिदम्बरम पिल्ले ने, और विकल्प डी सैयद हैदर रजा ने। इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? विकल्प सी चिदम्बरम पिल्ले ने, है ना, पिल्ले ने, माफ करें, क्योंकि मद्रास की बात हो रही है। दक्षिण भारत में फैलाने का काम इन्होंने, इस आंदोलन को किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। बात कर रहे थे सैयद हैदर रजा की, अभी ऊपर ही हमने चर्चा करी थी, कहाँ इन्होंने किया था प्रचार प्रसार स्वदेशी आंदोलन का? तो दिल्ली में, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ से कुछ उच्च स्तर के प्रश्न की एक श्रृंखला दिखेगी आप सभी को। अगला सवाल है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, यानी किसका? स्वदेशी आंदोलन का करना था। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। विकल्प बी 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। विकल्प सी बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1996 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य कौन बने थे? अरविंद घोष। और विकल्प डी टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव को एक करना था। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? पूछा गया है, सही नहीं है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। ये गलत है कथन। बाकी जो भी कथन आपको दिख रहे हैं वो सही है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। विकल्प सी जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। और विकल्प डी जो दिख रहा है, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांव को एक करना, गांव में लोगों को जागरूक करना। तो इस तरह से ये तीनों विकल्प सही हैं, जबकि विकल्प ए हमारा गलत है। अगला सवाल है हमारा, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना इस आंदोलन के दौरान की। कथन 2, गणपति और शिवाजी उत्सव का उपयोग जनता तक राजनीतिक संदेश फैलाने के लिए किया गया। कथन 3, स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है या है, यानी सही कथन पूछा गया है। विकल्प हमारा है केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, और विकल्प डी केवल 2 और 3। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी केवल 2 और 3,
क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना 1911 में तो की है ना, चूंकि अब बंगाल विभाजन तो 1905 में ही हो गया था। जन गण मन की रचना 1911 में की गई और आप सभी को पता है कि पहली बार इसे 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था, उसमें सार्वजनिक रूप से गाया गया था। बात कर ले इसे संविधान द्वारा कब अपनाया गया जन गण मन को, तो 24 जनवरी 1950 को, है ना, संविधान द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। बात कर लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय इस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में या बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में किस गीत की रचना करी थी, तो अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला की रचना इस आंदोलन के विरोध में उन्होंने करी थी, जिसके बाद बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष को प्रेरित किया और इसे ही वहाँ के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अतः कथन एक क्या है, गलत है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला को बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी रचना उन्होंने की थी। बात कर लेते हैं कथन 2 की, तो गणपति और शिवाजी उत्सव का उपयोग जनता तक राजनीतिक संदेश फैलाने के लिए किया गया, तो ये कथन सही है। गणपति और शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में की थी। बंग भंग विरोधी आंदोलन या विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान जनता तक पहुंचने और राजनीतिक संदेशों का प्रसार के लिए त्योहारों का उपयोग भी किया गया था। तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव का न केवल पश्चिमी भारत में बल्कि बंगाल में भी राजनीतिक संदेश और स्वदेशी प्रचार का माध्यम उन्होंने बनाया था। अतः कथन क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं कथन 3 की, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना राष्ट्रीय धारा और राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत शैक्षणिक प्रणाली, जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी का निर्माण करने के लिए की गई थी, इसके प्रावधान के तहत शिक्षा का प्रसार स्थानीय भाषा के माध्यम से करना था, है ना। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, इसका मतलब ही था कि आप विदेशी वस्तुओं, विदेशी पढ़ाई को का बहिष्कार करें, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनाए। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब भी हो जाएगा विकल्प 2 और 3 सही है, जबकि विकल्प 1 गलत है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया, ध्यान देंगे, है ना, नहीं है। कथन 1, अश्वनी कुमार दत्त बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को इस आंदोलन के लिए प्रेरित करने में सफल रहे। कथन 2, बाल मुकुंद दास ने इस आंदोलन में 12 साल हो जाएगा, है ना, ये लिखा हुआ गलत है, 12 साल में स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। कूट है हमारा केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2, क्योंकि विकल्प जो 2 है ये गलत है, जबकि 1 जो हमारा कथन है वो सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अनेक स्वयंसेवी संगठनों का गठन हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 12 साल का जो स्वदेशी बांधव समिति था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये याद रखेंगे, 12 साल का स्वदेश बांधव समिति, जिसका गठन किसने किया था, अश्वनी कुमार दत्त ने। 12 साल स्वदेशी बांधव समिति का गठन अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। अतः कथन हमारा क्या है, ये 2 सही नहीं है, क्योंकि 12 साल ने नहीं की थी बल्कि अश्वनी कुमार दत्त ने की थी, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, विभाजन के विरोध आंदोलन जो चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु नहीं है का नारा दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये। कहा जा रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु नहीं, प्राणवायु है, माफ करें, प्राणवायु है, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा किसने दिया था। विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, विकल्प बी गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प सी बिपिन चंद्रपाल और विकल्प डी अरविंद घोष। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी अरविंद घोष। विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान जब चरमपंथी सामने आए, उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के अतिरिक्त धैर्ययुक्त प्रतिरोध की मांग की। उन्होंने लोगों से सरकार, न्यायालय और सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों के सहयोग को इनकार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा काम जो कि ब्रिटिश कारोबार को देश के शोषण या उसके प्रशासन में मदद करेगा को करने से तब तक संगठित होकर इनकार कीजिए जब तक वह लोगों द्वारा मांग की गई वर्तमान शर्तों के अनुसार परिस्थितियां परिवर्तित ना करे। किन्होंने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था।
उग्र राष्ट्रवादी ने विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को जनसाधारण का आंदोलन बनाने की भी कोशिश की और विदेशी शासन से भारत की स्वतंत्रता के नारे दिए। नारा क्या था कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है ना। आप राजनीतिक स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकते, उसका अपहरण नहीं कर सकते, उसको छीन नहीं सकते। तो यह कथन किसने कहा था? अरविंद घोष का है और फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अंतिम सवाल है आज का, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं के विरोध के बावजूद इसका समर्थन किया गया। कथन 2, यद्यपि इस आंदोलन का विस्तार बंगाल से लेकर महाराष्ट्र एवं पंजाब तक था, फिर भी दिल्ली है ना, दिल्ली इससे अछूता रहा। पूछा जा रहा है कौन सा कथन इसमें से सही है। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन पूछा जा रहा है कि सही है? हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 क्या बोल रहा है? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं के विरोध के बावजूद इसका समर्थन किया गया। व्याख्या देख लेते हैं। नरमपंथी नेताओं का स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्राप्त था तथा इसके सहयोग से ही बनारस अधिवेशन में इसका समर्थन एवं अनुमोदन भी किया गया था, है ना। बात कर लेते हैं गरमपंथी एवं नरमपंथी नेताओं में, तो इस आंदोलन के विस्तार को लेकर उसमें मतभेद था। नरमपंथी इसे क्या कहते थे? नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि यह जो आंदोलन है यह बंगाल तक ही केवल सीमित रहे, है ना, इसे पूरे देश में लागू नहीं किया जाए, क्योंकि विभाजन केवल बंगाल का हुआ है। जबकि जो गरमपंथी दल के लोग थे, जिनमें लाल बाल पाल है ना, ये चाहते थे कि भाई स्वदेशी आंदोलन जो है वो केवल बंगाल तक सीमित ना रहे और इसका जो है भारत के हर क्षेत्र में विस्तार हो, जहां से हमारा समर्थन प्राप्त हो। इस आंदोलन का नेतृत्व मुंबई में लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जबकि पंजाब में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने, और दिल्ली में आप सभी को पता है कि सैयद हैदर रजा ने किया था। अतः कथन दोनों जो है ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र व पंजाब तक दिल्ली से अछूता रहा था। ये सवाल क्या है? गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। जबकि ये कह रहा है अछूता था, नहीं, वहाँ भी प्रचार प्रसार हुआ था और स्वदेशी आंदोलन में वहाँ से लोगों ने हिस्सा भी लिया था, पार्टिसिपेट भी किया था। तो ये कथन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा और ऊपर का कथन ऑलरेडी गलत है ही। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। आशा करते हैं कि ये जो वीडियो की श्रृंखला है आप सभी को बेहद पसंद आ रही होगी। हमारा साथ देने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। तो हमारा साथ देने के लिए, ज्ञान IAS से जुड़ने के लिए आप सभी का अगेन एक बार फिर दिल से धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।